सो गाइस, परसों के वीडियोस में हम लोगों ने समझा था कि ईपीएस, पीई और रिवेन्यू ग्रोथ कैसे निकाला जाता है, यानी कि कैलकुलेशन कैसे होता है इन तीन चीजों का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में रिसर्च कैसे होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आज के वीडियो में हम यहां पर समझेंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज को लेकर के आप व्यूअर्स के बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कोई कहता है कि भैया बाय द डिप करो, कोई कहता है हर डिप में जाकर के एंट्री कर लो, इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज ये नहीं होता है। एवरेज के डिफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं एक अलग इन्वेस्टर के लिए। अगर आप अमीर इन्वेस्टर हो तो आपके लिए एवरेज का जो मीनिंग है वो अलग है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो मेरी तरह तो मेरे लिए एवरेज का मीनिंग अलग है। अब इसको डिफर कैसे करेंगे इरेडा में समझते हैं। शुरुआत करते हैं आपके इरेडा से। पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। अब इरेडा जिस सेक्टर में काम करता है, इस सेक्टर में आपको एक चीज पता होगी कि जरूरत ज्यादा रहती है बजट की, ठीक है। बजट की ज्यादा जरूरत रहती है जिस सेक्टर में इरेडा काम करता है। अब बजट का एलोकेशन तो बढ़ जाएगा, चलो ठीक है। एलोकेशन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर बढ़ जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस पूरे सेक्टर के लिए जहां पर इरेडा भी काम करता है। बट इरेडा फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है। इरेडा फाइनेंसिंग कंपनी है, तो ऐसे में इरेडा की परेशानियां बढ़ जाती हैं क्योंकि सेक्टर का प्रेशर इरेडा को कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क में रखता है। इसके साथ में कंपटीशन भी हाई है, जिसकी वजह से कंपनी को अपनी ग्रोथ मोमेंटम और मार्केट पोजीशन बार बार बनानी पड़ती है। और यही एक बड़ा प्रेशर है इरेडा के ऊपर। अब भैया आप कहोगे गिर रहा है तो भैया प्रेशर बता दिया, गिर रहा है तो बता दिया कि भैया मार्केट प्रेशर है और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है और कंपटीशन है। लेकिन ये सभी पॉइंट्स इवैल्यूएट कैसे किए जाते हैं, अब इस पूरे पॉइंट पर आते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज ही नहीं मिलेंगे कि एवरेज कैसे करते हैं, बल्कि वैल्यूएशन अपार्ट फ्रॉम पीई एंड ईपीएस एंड रिवेन्यू ग्रोथ कैसे निकाला जाता है, आपको वो भी देखने को मिलेगा। आपको यहां नजर आ रहा है पीबी, यानी कि कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है। प्राइस टू बुक रेशियो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यह बताने के लिए, अपार्ट फ्रॉम पीई एंड ईपीएस की स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है, क्या स्टॉक महंगा है, यह आपको बताता है इसका पीबी। अब पीबी की जो रेंज होती है, प्राइस टू बुक रेशियो की जो रेंज होती है, वो 1 से लेकर के शुरू होती है, 3, 4 उसके ऊपर भी जा सकती है। इस समय इरेडा का पीबी जो है वो 3.73 पर है। 3.73 पर इस समय इरेडा का पीबी चल रहा है, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू बुक रेशियो क्या ये हाई है? 3.73 एक हाई प्राइस टू बुक रेशियो है। 1 से लेकर के 3 तक प्राइस टू बुक रेशियो जो है एक डिसेंट प्राइस टू बुक रेशियो मानी जाती है, यानी कि इस समय स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर मॉडरेट है, यानी कि स्टेबल है। अगर आपकी रेंज 1 से 3 तक की हो, 1 से 3 तक की अगर आपकी रेंज है, तो मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन मॉडरेट है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। एक पीबी होना मतलब कि स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टॉक चल सकता है। हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स इस कंपनी में एंटर कर सकते हैं। एक यानी कि लो पीबी का मतलब ये होता है जब पीबी की वैल्यू 3 के ऊपर आ जाती है। 3 के ऊपर जब आपकी पीबी की वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब ये है कि हाई वैल्यू इन्वेस्टर वहां एंट्री से अवॉइड करेंगे, एंट्री को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्राइस टू बुक रेशियो आपका। अब प्राइस टू बुक रेशियो तो हमने समझ लिया। अब हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो है पीई स्ट्रांग है, कंपनी का पीई कम है, ईपीएस भी कंपनी का डिसेंट है। रिसेंटली कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा आया था, ऑल्दो सितंबर क्वार्टर में रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का डिप हुआ है, लेकिन स्टिल कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली हर तरीके से बहुत स्ट्रांग नजर आती है। बस एक पीबी रेशियो कंपनी का इतनी बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है क्या? और अगर कर रहा है तो कहां तक करता रहेगा? अगर मार्केट प्रेशर भी है तो कहां तक? अब इसी को ही कहते हैं एवरेज करना या फिर चार्ट को समझना कि भैया सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी गिरावट है तो हम क्या करें। अब यहां पर समझते हैं, कंपनी को जरूरत है दिसंबर क्वार्टर में वो रिवेन्यू ग्रोथ फिर से इंक्रीज करने की, जो कि सितंबर 2025 में ड्रॉप हुआ।
23% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का आया सितंबर 2025 में, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से लगभग एक साल के क्वार्टर से अगर आप उठा करके देखोगे तो ये रेवेन्यू ग्रोथ में डिप आया है। इसके कम रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने एक साल के अंदर नहीं दिया है। ये एक पॉइंट आपके पास में हो जाता है। इस समय आपका एमएफआई बुलिश है, आरएसआई न्यूट्रल है, और जो आपका एमएससीडी सिग्नल है वो बेयरिश है। ठीक है, एमएससीडी सिग्नल -9 -2.5 का है, जो कि और बेयरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। अब आते हैं, आपकी सभी चीजें खत्म हो चुके हैं यहां पर। अब आते हैं आपके प्राइसेस पर। इरेडा ने 140, ये आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, इसको तोड़ दिया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, एक बार दो बार, और अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट देखोगे यहां पर, तो पहले भी ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है 140 का, यहां पर भी। बट इस बार 140 स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या ये सस्टेन हो पाएगा? सस्टेनेबिलिटी आपको पता है कैसे बनती है, कि कोई भी बेस लाइन अगर आपकी टूट जाए, अभी आप यहां पर आओ, कोई भी बेस लाइन अगर आपकी टूट जाती है और आपके पास वापस से इस तरह की पोजीशन नहीं आती जहां पर आपकी उस बेस लाइन के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करके स्टॉक क्लोज करे, तब तक वो आपका बेस लाइन टूटने के बाद वो रिजेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, वो बेस लाइन आपका फिर रिजेक्शन बन जाती है, और रिजेक्शन अगर बन गई आपकी बेस लाइन और आपके पास इस तरह की पोजीशन आती है, उस कंडीशन पर स्टॉक क्या करेगा, एक नए प्राइस को ढूंढेगा, एक नए बेस लाइन को ढूंढेगा, जो कि इस समय इरेडा में 124 के पास देखने को मिलता है। 124 आपकी नेक्स्ट बेस लाइन आती है 140 के बाद में। अब ऐसी कंडीशन पर क्या 124 इनएविटेबल है, मतलब कि 140 से गिरावट आनी ही आनी है क्या? तो इसीलिए आपको देखना होगा कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या है आपकी इस पुरानी बेस लाइन पर, जो आज ब्रेक डाउन हुआ है। अब आते हैं आपके एवरेज पॉइंट पर। ठीक है, अभी हमने सब कुछ यहां पर देख लिया, पीबी रेशियो देख लिया, ईपीएस, पीई, रेवेन्यू ग्रोथ, सब हमने यहां पर देख लिया, लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये सुनना था कि भैया खरीदूं या बेचूं, इतना बता दे बस। ये चैनल इसीलिए ही है, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये इसीलिए ही है ताकि मैं खुद समझदार इन्वेस्टर बन सकूं, और कोशिश करूं कि आप लोग को भी मैं थोड़ी बहुत समझदारी या समझदार इन्वेस्टर बनाने की कोशिश कर सकूं। बाकी आप लोगों को मैं समझता हूं आप लोग बहुत समझदार हो, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कुछ और, बट स्टिल अगर मुझे 1% भी पता है तो मैं चाहता हूं कि वो पॉइंट, वो 1% आप लोगों को मैं सिखा सकूं। तो ये चैनल इसी के लिए। ठीक है, अब आते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज के नाम पे आप कई बार सुनते होगे, भैया बाय द डिप कर लो, बाय द डिप कर लो, हर 5% 10% की गिरावट पर एवरेज करते रहो, ऐड करते रहो, बढ़ेगा ये शेयर, 5 गुना हो जाएगा, आंखें बंद कर लो। ऐसे नहीं होता भैया एवरेज। अगर ऐसे एवरेज होता तो भैया पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट के अंदर बैठ जाती काम धंधे बंद करके, कि भैया बाय द डिप तो करना है, इतना आसान काम है भैया, यही तो करना है, बस कर लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। ये नहीं होता। अभी आपने देखा कि 140 आपका बेस लाइन टूट रहा है, सस्टेन नहीं करता है, तो उस कंडीशन पर आपको पता है कि अगला बेस लाइन 124 के पास आ रहा है। तो क्या 124 आपका एवरेज प्राइस है? क्या एवरेज करने के लिए आपको 124 पर एंट्री करनी पड़ेगी? अब इसको यहां पर समझना जरूरी है, क्योंकि 124 पर अगर आप यहां पर गिरते हो तो इस प्राइस पर आप एवरेज करोगे या नहीं करोगे, वो कैसे डिसाइड होता है, मार्केट सिचुएशन कैसी है उस समय। चार्ट पर 124 के पास में कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है, जैसे 140 पर अभी आप देख रहे हो कैंडल का फॉर्मेशन सही नहीं है, आपका 124 पर अगर गिरते हो तो वहां कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है, क्या स्टॉक सस्टेन कर रहा है, क्या आपके पास इस तरह एक कैंडल है, उसके साथ में मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या मार्केट बुल रन दे सकता है। ये पॉइंट्स आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि 124 पर आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं आई, इसका मतलब यह है कि 124 पर आपको एवरेज नहीं करना है। आप 50% के नुकसान में अगर हो और 124 पर भी एवरेज नहीं करते और उसके बाद आप 60% के नुकसान पर आ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने क्या किया, आपने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। क्योंकि 124 भी अगर फेल हो रहा है तो आपको कैंडल के फॉर्मेशन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको यह देखना है कि भैया 124 के बाद में आपका नेक्स्ट प्राइस क्या आ रहा है, क्या वो प्राइस फॉर एग्जांपल
क्या वो प्राइस 110 है या 115 है, आपको ये सिचुएशन देखनी होगी। जैसे ही आपके एवरेज प्राइस पर आपको लगे कि एक पर्टिकुलर पुराने बेसिस के पास में स्टॉक आ चुका है, यहां पर एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मार्केट भी सस्टेन है, कैंडल भी आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो भैया वहां आता है आपका एवरेज। क्योंकि अगर आप हर बेस लाइन पर भी एवरेज करने के लिए चलोगे ना, तो एक टाइम आएगा मेरे जैसा छोटा इन्वेस्टर जिसका पैसा ही खत्म हो जाएगा, वो कहेगा भैया अब मेरे पे तो बचा ही नहीं है, अब मैं क्या ही करूं। लेकिन एक अमीर इन्वेस्टर के लिए बाय द डिप ठीक है भैया, वो करे करे अच्छी बात है, बट एक छोटे इन्वेस्टर के लिए जैसे कि मैं हूं, मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। मेरे लिए स्ट्रैटेजी वही अच्छी है जिसको एवरेज कहते हैं, सही समझदारी के साथ में। आई गेस इतना पॉइंट आज के लिए काफी होगा एवरेजेस के लिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।